नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्लास 12 जो बिहार बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है वार्षिक परीक्षा 2026 उसमें वीवीआई यानी बेहद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हिस्ट्री का होगा वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ में आप लोगों को हम एक्स्ट्रा प्रश्न भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताएंगे ताकि परीक्षा के अंदर में आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व। देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथ में ध्यान रखना है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो ध्यान रखना है हम लोगों को गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु और ये कपिलवस्तु लुम्बिनी और नेपाल, ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। नेपाल में एक स्थान है जिसका नाम है कपिलवस्तु और इसी कपिलवस्तु में एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम है लुम्बिनी और यहीं पर 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। साथ में ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, जो शाक्यगण के एक मुखिया थे। इनके माता का नाम था महामाया। माता का क्या नाम था? महामाया। इनके माता का नाम था महामाया। इनके माता यानी गौतम बुद्ध की माता महामाया का मृत्यु जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन हो गया। तो उसके बाद इसका लालन पालन इसकी महाप्रजापति गौतमी यानी इसकी मौसी ने, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, इसका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? ध्यान रखिएगा, यशोधरा। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के एक मुखिया थे। इनके माता का नाम था महामाया। इन गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन महामाया की मृत्यु हो गया। इसके बाद इनका लालन पालन इसी की मौसी थी जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी ने किया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का। देखिए अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की माता का नाम था। महावीर स्वामी की माता के बारे में पूछा जा रहा है। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। और देखिए त्रिशला जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली में एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम। क्या नाम है? कुंडग्राम। तो इसको भी ध्यान रखना है, कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। और महावीर स्वामी के पिता के बारे में अगर पूछा जाए महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तब हम लोगों को याद रखना है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। साथ ही साथ महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी हुए थे। ध्यान रखिएगा, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो ऑप्शन ए में है त्रिशला, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में। 1526 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो मुगल वंश की स्थापना थी वो किसने किया था। सबसे पहले ध्यान रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। वैसे पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में समझिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाबर ने इस इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और इसी समय भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है मुगल वंश।
तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने किया। किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसके बाद आप लोगों को जो ध्यान रखना है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने इस हेमू को पराजित किया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में होता है। अकबर और हेमू के बीच में, और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। एक और पानीपत का युद्ध हुआ था जिसका नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, मराठाओं के बीच में इस तरह से पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध कब होता है? 1556 में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा जो पानीपत का युद्ध होता है वो 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध होता है वो 1761 में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पे जो पूछा गया था, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? हम लोग अभी पढ़े पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है मुगल वंश। ये किस वर्ष हुआ था? 1526 में। तो इस तरह से 1526 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे पीछे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। 1556 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अभी पढ़े थे, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 में है, मुगल वंश में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल वंश में यानी मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, इनमें से सभी, जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी इनमें से सभी। मुगल काल में सिंचाई का साधन कुआं भी था, तालाब भी था और नहर भी था। लेकिन इसी में एक प्रश्न पूछा जाएगा, मुगल काल में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? प्रमुख साधन अगर पूछा जाए तब हम लोग आंसर करेंगे नहर। तो दोनों अलग अलग प्रश्न है। मुगल काल में सिंचाई का साधन कुआं, तालाब, नहर सभी था, लेकिन प्रमुख साधन क्या था? प्रमुख साधन नहर था। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 56। इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? बाबर द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है ये बाबरनामा है। बाबरनामा, इसमें बाबर की आत्मकथा है। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बाबरनामा, ये जो बाबरनामा है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा, ये बाबरनामा के लेखक हैं बाबर। बाबर ने खुद ही लिखा था बाबरनामा, और इसी बाबरनामा के अंदर में बाबर का जीवनी लिखा गया है, यानी आत्मकथा लिखा गया किसमें? बाबरनामा के अंदर। और इस बाबरनामा को बाबर ने किस भाषा में लिखा था? तब हम लोग आंसर करेंगे तुर्की भाषा में। बाबरनामा को बाबर ने किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। और इसी बाबरनामा को बाद में अकबर के द्वारा तुर्की भाषा से फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया गया था। तुर्की से किस भाषा में ट्रांसलेट किया गया था अकबर के द्वारा? फारसी भाषा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। और किस नाम से लिखा था? बाबरनामा के नाम से लिखा था। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि बाबरनामा का ट्रांसलेट तुर्की भाषा में किसने करवाया, फारसी भाषा में किसने करवाया था? तब हम लोग क्या आंसर करेंगे? अकबर। यानी बाबरनामा को तुर्की भाषा से फारसी भाषा में जो ट्रांसलेट करवाया था वो किसने करवाया था? अकबर ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया।
अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था। और ये जो हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था 1336 में, यहाँ पर कुल मिला के 4 वंशों ने शासन किया था। 4 वंश कौन कौन से थे? संगम वंश था, सुलूब वंश था, तुलूब वंश था, और एक और वंश था आरविडू वंश। कौन सा? आरविडू वंश। तो आरविडू वंश, इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के अंदर में कुल मिला के 4 वंश के शासकों ने शासन किया था। ये कौन कौन? संगम वंश, सुलूब वंश, तुलूब वंश और आरविडू वंश। आरविडू वंश देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से संगम वंश, सुलूब वंश, तुलूब वंश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा? इनमें से सभी, इनमें सभी, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 में है प्रश्न, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी थी पंपा देवी, और पंपा देवी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा आप लोग। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी हम्पी, और ये वर्तमान समय में हम्पी किस राज्य के अंदर में है? कर्नाटक राज्य के अंदर। वर्तमान समय में हम्पी किस राज्य में है? तब हम लोग आंसर क्या करें? कर्नाटक। और ये हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। ये वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में? कर्नाटक में। और यही हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में जो प्रश्न दिया गया है, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण स्वामी मंदिर के जो निर्माता थे वो कृष्ण देव राय थे। कृष्ण देव राय देखिए ऑप्शन ए में ही है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर थोड़ा सा बात कर ले कृष्ण देव राय के बारे में, विजयनगर साम्राज्य का एक महानतम शासक था कृष्ण देव राय। विजयनगर साम्राज्य के एक महानतम शासक कौन था? कृष्ण देव राय। और इसी कृष्ण देव राय के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय के द्वारा। कृष्णदेव राय ऑप्शन ए में ही है। इसी कृष्णदेव राय ने कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में जो प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था अशोक ने, और अशोक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक के बारे में एक प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा। इसी अशोक ने 261 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। किसने लड़ी थी? सम्राट अशोक ने। और ये जो कलिंग है वर्तमान समय में उड़ीसा का क्षेत्र है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा का जो वर्तमान समय में क्षेत्र, यही क्षेत्र उस समय हुआ करता था कलिंग। और यही कलिंग की युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और इसको किसने लड़ा था? तो ये सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की जो रचना हुई थी ये संस्कृत भाषा में हुई थी। संस्कृत भाषा देखिए, यानी संस्कृत जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ में हम लोगों को ध्यान रखना है कि महाभारत की रचना किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में जो प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति में विवाह का जो प्रकार का उल्लेख है वो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 8 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया, और यहाँ ये किस नदी के किनारे? निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे।
निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बैसाख की पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखिएगा, कब? बैसाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में जो प्रश्न दिया गया है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो वर्धमान है, ये वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में जो प्रश्न दिया गया है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ये कौन कौन सा वेद है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद ध्यान रखना है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। तो इस तरह से वेदों की संख्या कितना है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। वेदों की संख्या 4, तो ऑप्शन बी में है 4, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की जो शुरुआत किया था, वो शुरुआत किया था अशोक ने। अशोक देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान रखना है हम लोगों को कि मौर्य वंश के ये संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम है घनानंद। इस घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश का तीसरा शासक था सम्राट अशोक। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन हुआ? अशोक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास का वर्णन है? यानी प्रश्न संख्या 68 में जो दिया गया है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक के बारे में जानकारी दिया गया थी, ये अकबरनामा। अकबरनामा देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ में ध्यान रखिएगा अकबरनामा के लेखक कौन है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए अकबरनामा के लेखक कौन है, तो हम लोगों को आंसर करना है अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में जो प्रश्न दिया गया है, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आईने अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। 4 देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? मुगल दरबार में अभिवादन, मुगल दरबार में अभिवादन का जो तरीका था वो क्या था? यही प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका था कोर्निस, सजदा और फाइबोस। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका कोर्निस भी था, सजदा भी था और फाइबोस भी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में प्रश्न दिया गया है, वल्लभाचारी का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचारी का जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में, और दिल्ली देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में प्रश्न पूछा जाए कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? अजमेर। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह पूछे तो हम लोग आंसर करेंगे दिल्ली, और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पूछे तो हम लोग आंसर करेंगे अजमेर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में जो प्रश्न है, किताब उल रहला
में किसका यात्रा का वृत्तांत मिलता है? किताब उल रहला, यानी रहला एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये रहला किसकी रचना है? इब्न बतूता का। रहला में किसकी यात्रा का वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता का। इब्न बतूता ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता भारत में कब आया था? 1333 में। इब्न बतूता भारत में कब आया? 1333 में आया था। इब्न बतूता भारत में आया कहाँ से था? मोरक्को का ये यात्री था। कहाँ का? मोरक्को से ये भारत में आए थे और यहाँ पर आकर के इन्होंने एक प्रसिद्ध यात्रा का वृत्तांत लिखा था जिसका नाम है रहला। और ये किस भाषा में लिखा था? ये भाषा भी ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में। ये भी एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला है। इब्न बतूता के यात्रा का वृत्तांत रहला में लिखा गया था, किस भाषा में? तो आंसर क्या करेंगे? अरबी भाषा में। साथ में एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में इब्न बतूता 1333 में मोरक्को से आए थे और यहाँ पर अपने यात्रा का वृत्तांत किस में लिखा? रहला में लिखा। किस भाषा में लिखा? तो अरबी भाषा में लिखा। अब आ जाते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में जो दिया गया है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मार्को पोलो को। मार्को पोलो देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 में जो प्रश्न दिया गया है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? अभी हम लोग पढ़े थे। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत में आए थे। और कब आए थे? 1333 में आए थे। और यहाँ पर आकर के उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना लिखा था जिसका क्या नाम था? रहला, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। मोहम्मद बिन तुगलक देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। सर्वेक्षक देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वो किसान होता था और किसान ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में प्रश्न है, सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? सिद्धू कानू ने जो नेतृत्व किया था वो संथालों का, और ये संथाल देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई का जो अन्य नाम है वो है छबीली, मनु, मणिकर्णिका। ये तीनों ही नाम किसका है? रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे है? यानी व्यापगत यानी कि इस व्यापगत यानी इसको कह सकते हैं, व्यापगत इसको कह सकते हैं कि हम लोग राज्य हड़प नीति, इसको क्या कह सकते हैं? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति का जो नीति लाया था, वो सिद्धांत लाया था, वो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। देखिए डलहौजी ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लागू किया था, यानी व्यापगत का सिद्धांत लाया था। डलहौजी ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। 81 में प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस का जयंती प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को जो जयंती मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस का, किस रूप में मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस में किसका जयंती मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस का। और प्रत्येक वर्ष ये कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। दिल्ली चलो के साथ, सॉरी जय हिंद के साथ साथ में इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो या जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। एक और नारा का नाम याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी
दूंगा, आज़ादी दूंगा, ये भी नारा किसने दिया था? तो ये भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का 3 नारा हम लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन? एक तो जय हिंद, जो एग्ज़ाम ये प्रश्न पूछा गया था, दूसरा दिल्ली चलो, और तीसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों ही नारा किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का प्रत्येक वर्ष जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82 में प्रश्न है, अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में था। और टोडरमल देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा, ताजमहल जो है आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। और ये आगरा जो है किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे और मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था घनानंद, इस घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए वंश की शुरुआत किया, नया साम्राज्य शुरुआत किया जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कर्निघन को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कर्निघन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में जो प्रश्न दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है, मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? मज्म उल बहरीन की रचना दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव जो हुआ था ये हुआ था कर्नाटक में, और कर्नाटक देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? प्रश्न दिया गया, इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था और भारत में आए थे, ये भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहा था? लगभग 14 वर्षों तक ये भारत में रहा था, जो ऑप्शन सी में 14 वर्ष, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था ये 1817 में किया गया था। 1817 ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। 91 में प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन हुआ? बाबर। इसी बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश, और इस तरह से मुगल वंश के पहले सम्राट बने कौन? बाबर। बाबर देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथ में ध्यान रखिएगा, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी अंतिम सम्राट कौन था मुगल वंश का? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था अंतिम मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? यानी इसमें 4 ऑप्शन है और इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान था जहां पर अकबर ने शासन नहीं कर सका, यानी अधिकार नहीं कर सका, वो था मेवाड़। मेवाड़ देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया? दीन ए इलाही का संबंध है अकबर से। अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था, ऑप्शन बी में अकबर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी
तुजुक ए बाबरी के बारे में पूछा जा रहा है। तुजुक ए बाबरी बाबर के द्वारा लिखा गया था, बाबरनामा, और इसी को बोला जाता है तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया बाबर का आत्मकथा है। ऑप्शन ए में है बाबर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। औरंगजेब ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। औरंगजेब की मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में जो प्रश्न दिया गया है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। देखिए सरकार जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल यानी विश्व पुरातत्व स्थल जो घोषित किया गया वो 1986 में घोषित किया गया, 1986 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तेनालीरामन का संबंध किस साम्राज्य से है? तेनालीरामन का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। तेनालीरामन किसके दरबार में थे? ये भी ध्यान रखिएगा, तेनालीरामन कृष्णदेवराय के दरबार में थे। कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक महानतम शासक में से एक है, इसी के शासनकाल में तेनालीरामन रहा करते थे। तेनालीरामन का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। 1336 देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 सवाल में दिया गया है, नानक का जन्म स्थल यानी गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? गुरु नानक का जन्म स्थल है तलवंडी। तलवंडी ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर में प्रश्न के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में उसका एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेनेशन देखे, जो कि आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न देखने के लिए आप लोगों को मिल सकता है। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।